अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। हेलो गाइस, आज जो हमारा लेक्चर है वो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कहाँ होता है और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसीजर कैसे होता है, कितनी एटीपी मिलती है हमें, और ग्लाइकोलाइसिस के प्रैक्टिस के एमसीक्यू 10 और 12 एमसीक्यू आपको जो लास्ट में लेक्चर के लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात वो ये है कि जैसे ही हमारा बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं आपकी एक या दो जो है ना एमसीक्यू वाइज टेस्ट लूँगा, वो यूट्यूब की कम्युनिटी पे मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके एंड आप कम्प्लीटली लेक्चर देख सकें, आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, तो आपकी टेस्ट जो एमसीक्यू टेस्ट होगी वो अच्छे से हो जाए, सही है। और टेस्ट जो है ना वो यूट्यूब कम्युनिटी पे एक्टिव होगी, 24 आवर के लिए एक्टिव होगी जब मैं अपलोड करूँगा, जैसे ये लेक्चर सीरीज़ पूरी हो जाएगी उसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस है क्या? सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो ग्लाइकोलाइसिस के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके बाद रिएक्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ग्लाइकोलाइसिस दो ग्रीक वर्ड की जो है ना वो डेरिवेशन है। एक ग्लाइकोज व्हिच मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग, ठीक है। मतलब शुगर की ब्रेकिंग इज ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग होते हैं। जिस भी वर्ड में बायोलॉजी में लास्ट में लाइसिस आ रहा है उसका मतलब है ब्रेकिंग, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब यहाँ मतलब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की ब्रेकिंग हो रही है, सही है। एंड द ग्लाइकोजन 6 मेंबर कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज ब्रेक इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट। ये क्या कह रहा है कि एक ग्लूकोज का कंपाउंड है जो 6 कार्बन होता है। आपको पता है ना ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। जैसे ही ग्लूकोज स्प्लिट होता है, क्या होता है? जैसे ही ग्लूकोज स्प्लिट होता है तो दो कंपाउंड बनाता है। दो कंपाउंड बनाता है, उससे एक कंपाउंड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। तो मतलब दो कंपाउंड बनाएगा वो 3-3 कार्बन वाले होंगे, सही है। तो क्या पूरे कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन कितने किस में थे? ग्लूकोज में थे, सही है। और तीसरी पॉइंट है द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म सेल। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो सेल की साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एरोबिक कंडीशन है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया अंदर जाएगा। ये जो आप सब जानते होंगे, या आप नहीं जानते तो आप ये सुन लें कि माइटोकॉन्ड्रिया अंदर होता है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंदर। उसके बाद है कि ग्लाइकोलाइसिस कैन टेक प्लेस इन बोथ। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस की मेन फीचर क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है, एनएरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है। एरोबिक कंडीशन में भी हमें एटीपी देगा, अगर एनएरोबिक कंडीशन में हो रहा है तो भी क्या देगा? हमें एटीपी देगा, सही है। एरोबिक एरोबिक वर्ड की मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन मौजूद है उसकी मौजूदगी में अगर प्रोसेस हो रहा है तो भी एटीपी प्रोवाइड करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मौजूद है फिर भी जो है ना हमें एटीपी प्रोवाइड करेगा। लेकिन एटीपी का डिफरेंस होता है कि एरोबिक कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा एटीपी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू एनएरोबिक कंडीशन में। दूसरा, लैक्टेट इज़ द एंड प्रोडक्ट अंडर एरोबिक कंडीशन। लैक्टेट क्या है? एनएरोबिक कंडीशन में एंड प्रोडक्ट है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस टूटता जाएगा तो लास्ट प्रोडक्ट जो एनएरोबिक कंडीशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी उसमें क्या होगी? एंड प्रोडक्ट लैक्टेट होगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन मौजूद है, सही है, तो उसमें जो एंटी प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? पायरेवेट होगी। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि लैक्टेट जो है ना वो एंटी प्रोडक्ट है किसमें? एनएरोबिक कंडीशन में, और पायरेवेट एंटी प्रोडक्ट है किसमें? एरोबिक कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन जहाँ पे मौजूद है उसमें। ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो पायरेवेट एंटी प्रोडक्ट है, अगर नहीं ऑक्सीजन मौजूद है तो फिर लैक्टेट एंटी प्रोडक्ट है। ग्लाइकोलाइसिस इज द मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होती है उसमें जो है ना एटीपीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोलाइसिस। मगर कुछ ऐसे सेल होते हैं जैसे हमारा अर्थराइसाइट, रेड ब्लड सेल, कॉर्निया जो आइज़ के सेल होते हैं, लेंस हैं, इनमें जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है ना तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू उसको एटीपी मिलेगी। किसके थ्रू? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो उसमें है नहीं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ये तो होगा नहीं प्रोसेस, तो फिर कैसे एटीपी मिलेगी उसको? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये भी ग्लाइकोलाइसिस का मेन फीचर है, ठीक है। और उसके बाद आता है ग्लाइकोलाइसिस एसेंशियल ब्रेन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। आपको पता है क्या है? ग्लाइकोलाइसिस ब्रेन के लिए एसेंशियल है, क्योंकि ब्रेन जो है ना हमारा वो अगर अब हमारी बॉडी को पर डे 160 ग्राम ग्लूकोज की नीड है ना,
तो उसमें 120 ग्राम ग्लूकोज की ब्रेन को ज़रूरत है। मतलब ब्रेन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज रहने वाला आर्गन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 160 ग्राम, मतलब पर डे अगर आप हमें 160 ग्राम ग्लूकोज की नीड है, तो उसमें 120 कौन ले रहा है? ब्रेन ले रहा है 120 ग्राम। बाकी 40 ग्राम जो है ना पूरी बॉडी ले रही है। उसके बाद है जो रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस मिलेगा, जिसमें ग्लूकोज की फिर फार्मेशन होगी। ग्लूकोज से पायरेट को अगर आप वापस चेंज करेंगे ग्लूकोज में, तो उसको क्या कहा जाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस मतलब फार्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फार्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है। रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन कौन से हैं? हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। 3 स्टेप हैं। एक होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें क्या होता है कि एनर्जी हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हमने कोई भी चीज़ है उसमें एनर्जी इन्वेस्ट की है। ठीक है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। दूसरा होता है स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिटिंग फेज में आपको पता है क्या होता है? स्प्लिटिंग फेज में ये होता है कि अगर कोई मालिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 2 मालिक्यूल जो है जो टूट रहा है 3-3 कार्बन के, उसको कहते हैं स्प्लिटिंग फेज। उसके बाद है एनर्जी जनरेशन फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, एनर्जी जनरेशन फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या करेंगे? हम खुद एटीपी देंगे। रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? एटीपी देंगे। सही, एनर्जी देंगे, एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। सही है। और एनर्जी जनरेशन फेज क्या है? एनर्जी हमें मिलेगी, एनर्जी आउटपुट हमें जो आउटपुट जो मिलेगा ना इस रिएक्शन का, वो होगा एनर्जी जनरेशन फेज। तो ये 3 स्टेप हैं। ये 3 स्टेप में सब स्टेप होंगे, वो सारे हम पर आए कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डिसफास्फेट या डाईफास्फेट या बिसफास्फेट। ठीक है, इसमें क्या है? हम एनर्जी इन्वेस्ट करें। अब देखें ग्लूकोज को हम एनर्जी दे रहे हैं, एटीपी दे रहे हैं। ठीक है, एटीपी क्या है? एनर्जी की करेंसी। अब ग्लूकोज को जैसे ही हम एटीपी देंगे तो ग्लूकोज क्या करेगा? रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। रिएक्शन इनिशिएट होगा एटीपी की वजह से, और क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो हम क्या करें? एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। फिर देखें आप, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट या डाईफास्फेट जो है वो ब्रेक हो रहा है। एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में ब्रेक होगा, और दूसरा होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो ये क्या है कि एक फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है 2-3 कार्बन कंपाउंड वाले। तो इसको कहते हैं कि स्प्लिटिंग फेज, मतलब स्प्लिट हो रहा है, कोई चीज़ स्प्लिट हो रही है, ब्रेक हो रही है 2 चीज़ों में। ठीक है, और उसके बाद है एनर्जी जनरेशन फेज। आप देखें कि 3 फास्फोग्लाइसरेट है, 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट है, वो एनर्जी दे रही है, 2 एटीपी हमें दे रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखें फास्फोग्लाइसरेट फास्फोइनोल पायरेट, 2 एटीपी हमें दे रहा है, फिर पायरुवेट बन रहा है। तो देखें एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं एटीपी, स्प्लिटिंग फेज जिसमें टूट रहा है कोई मालिक्यूल। ठीक है, एनर्जी जनरेशन फेज जिसमें हमें एटीपी मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम वो बिल्कुल सीरीज से पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्टेप वन ऑफ रिएक्शन फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन होता है कि एक फास्फेट ग्रुप जो किसका है? एटीपी का। एटीपी का एक फास्फेट ग्रुप हम किसको देते हैं? ग्लूकोज को देते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है। हेक्सो क्योंकि 6 कार्बन है इसलिए। ठीक है, काइनेज इसको ब्रेक कर रहा है या एटीपी दे रहा है, इसलिए हेक्सोकाइनेज कहते हैं। ठीक है, हेक्सोकाइनेज क्या करता है? ग्लूकोज को एक एटीपी देता है, सही, और उसको किस में चेंज करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में। देखिए ग्लूकोज को किस में चेंज करा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और क्या एंजाइम कौन सी है? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो कोफैक्टर या एक्टिवेटर की में जो है ना, एक्टिवेटर होगा वो कौन होगा? मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम की मौजूदगी में हेक्सोकाइनेज काम करेगी, और उसको एटीपी देंगे तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। एटीपी से एक जो फास्फेट ग्रुप है वो किस पे अटैच हो जाएगा? कार्बन नंबर 6 पे। ग्लूकोज के 6 कार्बन है, कार्बन नंबर जो 6 होगा उस पर क्या अटैच होगा? एक फास्फेट ग्रुप। तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये पहला स्टेज जो फास्फोराइलेशन का था वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो स्टेज आता है वो आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन में क्या होता है? आइसोमराइजेशन आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो है ना अरेंजमेंट चेंज होती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या हुआ? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया। जैसे अरेंजमेंट चेंज होगी तो मालिक्यूल चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जैसमेरो टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। इसकी मालिक्यूलर मास सेम होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। फास्फेट ग्रुप कितने? दोनों में एक एक फास्फेट ग्रुप है। तो उसमें कौन सी तब्दीली आई? सिर्फ अरेंजमेंट की तब्दीली आई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की तब्दीली आई, तो क्या हुआ? फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। अब फ्रक्टोज जो 6 फास्फेट बना, आगे उससे रिएक्शन प्रोसीड होगा कि क्या क्या बनता है। ठीक है,
अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ना, उसको फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम एक्ट करेगी उस पर विद द हेल्प ऑफ एटीपी। फिर हम एटीपी देंगे। ये हम कितने एटीपी दे चुके हैं, ये दूसरा एटीपी है। पहले हमें एक करेंसी दे चुके हैं एनर्जी की, अब दूसरी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही दूसरी करेंसी देंगे तो इसका एक फास्फेट ग्रुप फिर से रिमूव होगा। वो किस पे अटैच होगा, वो होगा फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे। एंड पहले जो था वो किस पे था, फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पे। तो अब क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6, एक 1 पे दूसरा कौन पे 6 पे, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बनेगा, ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट मिल गया किसकी मौजूदगी में, एटीपी मौजूदगी में। कौन सी एंजाइम एक्ट कर रही है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अब देखें क्या होगा, स्प्लिटिंग फेज होगा। जैसे ही हमें जैसे आप देखें कि क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट है वो ब्रेक होगा एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट एंड ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये धप जो लिखा रहा है, ये धप वो नहीं जो पाकिस्तान में सड़कों पे हमें महसूस हो रही है, ये वो ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा है, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट, सही है। विद हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगी और 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन वाले हैं, ठीक है। अब देखें क्या होगा, अब फिर से आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है नहीं, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 2 बनेगी। डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट जो है वो फिर चेंज होगा किसमें, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये आप देखें कि एल्डोलेज एंजाइम कैसे एक्ट कर रही है, कैसे आइसोमराइजेशन हो रही है। नीचे आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है कि डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट भी ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में चेंज हो सकती है और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट भी डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट में चेंज हो सकती है। आइसोमरेज की दूसरी एंजाइम होती है जो होती है ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन है, इसलिए फास्फेट इस पर ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए सही है। हम इससे पहले कितने एटीपी दे चुके हैं इस प्रोसेस में, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में 2 एटीपी दे चुके हैं, ये आप याद रखेंगे, सही है। इन दिस वे प्रिपेरेटरी फेज इज कम्प्लीटेड। अब प्रिपेरेटरी फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज था वो क्या हुआ, कम्प्लीटेड हुआ विद द एंड प्रोडक्ट ऑफ 2G3P मॉलिक्यूल्स, सही है। ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल मिले। आपको मैंने बताया कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट क्या होगा, आइसोमराइजेशन करेगा, किस में चेंज होगा, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। अब फिर से आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हुआ, क्या ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमें मिल गया। अब क्या होगा कि डीहाइड्रोजनेशन एंड फास्फोराइलेशन, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा, सही है। इसमें हमें क्या मिलेगा, NADH मिलेगा। NADH जो है ना, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट NAD हम लाएंगे, वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, NADH, सही है। NADH प्रोड्यूस होंगे और क्या होगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट आर टेकन बाय द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम G3P डिहाइड्रोजनेज। ये रिएक्शन देखिए क्या है कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। G3P डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करेगा। डिहाइड्रोजनेज मतलब क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। डिहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, सही है। तो क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 2 NADH बनेगी। कितने बनेंगे, 2 NADH बनेंगे, सही है। तो कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और क्या बन जाएगा, 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट, सही है। क्या बनेगा, 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट। तो 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट बन गया। अब क्या बनेगा, अब होती है फार्मेशन ऑफ ATP। ये स्टेप है जिस पे एनर्जी जनरेट हो रही है, इसको कहते हैं फार्मेशन ऑफ ATP। अब देखें क्या होगा कि हमने 2 ATP इन्वेस्ट किए थे, कितने, 2 ATP इन्वेस्ट किए थे। अब देखें कि हमें जो है ना कितनी एनर्जी मिल रही है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो इन दिस स्टेप ATP आर फॉर्मेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब क्या होगा कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज नहीं होगा, फास्फोग्लाइसरेट काइनेज होगा। इसमें क्या होगा कि 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट जो है वो किस में होगा, 3 फास्फोग्लाइसरेट में चेंज होगा और हमें क्या मिलेगा, 2 ATP मिलेंगे। क्योंकि 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट कितने मालिक्यूल थे, 2 मालिक्यूल थे, तो हमें ATP कितने मिलेगी, 2 मिलेगी। तो हमने एनर्जी इन्वेस्ट कितनी की थी, 2 ATP एनर्जी इन्वेस्ट की थी, 2 हमने इन्वेस्ट की थी, 2 हमें इस स्टेज पे मतलब स्टेज नंबर 7 पे हमें मिल गई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लाइसरेट काइनेज, सही है।
अब देखें 2 ATP हमें मिल गई, 2 ATP हमने इन्वेस्ट की थी, ठीक है। अब जो हमें एनर्जी मिलेगी वो हमारी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि 2 तो ATP हमने एनर्जी इन्वेस्ट की थी, 2 तो हमें मिल गई, तो हमें इक्वल हो गए ना, हमें बेनिफिट तो कोई नहीं हुआ इस रिएक्शन का। उसके बाद है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि 3 फास्फोग्लाइसरेट जो है वो फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज इसमें एंजाइम ऐड करती है और 2 फास्फोग्लाइसरेट बनाती है। अब देखें तीन दफ़ा जो है ना वो आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होता है इस पूरे रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये तीसरा या लास्ट स्टेप है आइसोमराइजेशन का। इसमें क्या होता है 3 फास्फोग्लाइसरेट चेंज होता है किसमें, 2 फास्फोग्लाइसरेट में। 3 फास्फोग्लाइसरेट चेंज हो रहा है किसमें, 2 फास्फोग्लाइसरेट में, सही है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। तो इसके बाद क्या होगा कि इनुलेज एंजाइम एक्ट करेगी किस पे, 2 फास्फोग्लाइसरेट पे इनुलेज एंजाइम एक्ट करेगी और डीहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, फास्फोइनोल पायरेट बनेगा। क्या बनेगा, फास्फोइनोल पायरेट। फास्फोइनोल पायरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनुलेज की हेल्प से फास्फोइनोल पायरेट बन रहा है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 9 है डीहाइड्रेशन। उसके बाद है लास्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये इस स्टेप में क्या होता है कि फिर से ATP हमें बनते हैं। अब जो ATP हमें बनेगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा ATP बन रही है, जितने 2 हमने दिए थे 2 हमें मिल गए 7 स्टेप में, ठीक है। अब ये जो ATP हम कितने बन रहे हैं ये हम देखेंगे। जिससे ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम फास्फोइनोल पायरुवेट एज ए सबस्ट्रेट लेवल फास्फेट। अब देखें एक चीज़ मैं सिखा दूँ कि ये फेडरल की बुक की लाइन है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में क्या है कि ऑक्सीडेटिव, एक होती है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि ATP है, उसको हमने एक इनऑर्गेनिक फास्फेट दिया, क्या बन गया, ATP बन गया। मगर इसमें क्या है कि एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक सबस्ट्रेट है, सही है, उसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद है, जैसे कि फरक्टोज 6 फास्फेट, सही है, या फास्फोइनोल पायरेट, इसमें क्या है फास्फेट ग्रुप एक मौजूद है, फास्फेट ग्रुप मौजूद है। अगर इसमें हम फास्फेट ग्रुप से ATP बना, ATP हम दें उसको और वो एक इनऑर्गेनिक जो फास्फेट उससे अटैच है वो हम लें और हमें क्या मिल जाए, फास्फोइनोल पायरेट से हमसे क्या मिला जाए, ATP विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरेट काइनेज। इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में आप ये समझ लें कि जो सबस्ट्रेट है वो इन्वॉल्व होता है और हमें ATP मिलती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरेट काइनेज। इसमें जो है ना डायरेक्ट ATP इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ अटैच नहीं होती, डायरेक्ट हमें इनऑर्गेनिक फास्फेट नहीं देते, ठीक है। इसमें जो है ना वो सबस्ट्रेट खुद एक इनऑर्गेनिक फास्फेट देता है और हम सिर्फ ATP प्रोवाइड करते हैं, एडेनोसाइन डाइफास्फेट। तो देखें ये प्रोसेस पूरा हुआ, ग्लूकोज से 6 फास्फेट बना, फिर फरक्टोज 6 फास्फेट बना, ठीक है। ये आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हुआ, फरक्टोज 6 फास्फेट से फिर क्या बना, फरक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ये फिर फास्फोराइलेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, ग्लाइसराइड 3 फास्फेट बना है और डायएसिटोन फास्फेट बना है। देखें अब यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा, ग्लाइसराइड 3 फास्फेट जो है वो किस में चेंज होगा, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में चेंज होगा और 2 NADH हमें मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट किस में चेंज होगा, 3 फास्फोग्लाइसरेट में। तो एक जो मतलब 2 थे ना फास्फेट, 2 थे, एक 1 कार्बन पे था, दूसरा तीसरे नंबर कार्बन पे था, तो 2 निकल गए, 2 ATP हमें मिल गए, फिर क्या बना, 3 फास्फोग्लाइसरेट। अब 3 फास्फोग्लाइसरेट क्या होगा कि 3 फास्फोग्लाइसरेट चेंज होगा किस में, 2 फास्फोग्लाइसरेट में। अब 2 फास्फोग्लाइसरेट किस में चेंज होगा, फास्फोइनोल पायरेट में, उसके बाद आता है पायरेट। तो यही पूरी होती है साइकिल कि ग्लूकोज से शुरू होता है कहानी और कहाँ पे ख़त्म होती है, पायरेट पे। अब देखें कि हम इस पूरे टॉपिक के MCQs करते हैं कि MCQs कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से मतलब MCQs आ सकते हैं या कैसे MCQs आ सकते हैं, वो देखें। अब नेक्स्ट जो सारे स्लाइड्स हैं उसमें 10 या 12 आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के MCQs रखे। सबसे पहला डाउ मेडिकल कॉलेज में 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहते ईंट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ईंट प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस की क्या है, पायरेविक एसिड। अब मैंने आपको बताया कि ईंट प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस की क्या है, पायरेविक एसिड या पायरेवेट जिसको कहा जाता है। क्योंकि देखें ये रिएक्शन बहुत मतलब दोनों में एरोबिक कंडीशन में भी होता है, एनारोबिक कंडीशन में होता है। पायरेविक एसिड तक दोनों में सेम होता है, उसके बाद चेंज होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद जो रिएक्शन होता है ना ऑक्सीडेशन का या एनारोबिक कंडीशन का, वो चेंज होता है। पायरेविक एसिड तक तो सेम ही होता है, ठीक है। तो इसकी ईंट प्रोडक्ट क्या होगी, पायरेविक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ATP इज़ प्रोड्यूस्ड। ये भी डाउन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ATP इज़ प्रोड्यूस, कौन से प्रोसेस में ATP प्रोड्यूस होंगे,
फोटोसिंथेसिस में एटीपी प्रोड्यूस होंगे? नहीं होंगे। एरोबिक में होंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन में होंगे? एनारोबिक में होंगे? बिल्कुल होंगे। तो उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन सही है। फोटोसिंथेसिस में एटीपी नहीं होते, वो NADH मिलती है हमें, FADH मिल सकती है, मगर एटीपी नहीं मिल सकती, डायरेक्ट कंस्टेंट नहीं मिलती। फिर है कि विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर? ये JSMV का क्वेश्चन है पास पेपर से, और साइटोप्लाज्म इसका आंसर है। आपको मैंने पहले बता दिया कि साइटोप्लाज्म में पूरा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज किस में ब्रेक होता है? मैंने आपको अभी बताया, टू मालिक्यूल ऑफ पायरुवेट्स। सही है, 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate by the process of dehydration. 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate by the process of the dehydration. Dehydration का प्रोसेस होता है, 2-phosphoglycerate जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? phosphoenol pyruvate. अब पायरुवेट जो है ना, उसमें मैंने आपको बता दिया कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। पायरुवेट में 3 कार्बन है, ठीक है। क्यों? ग्लूकोज में 6 हैं। 6 से कितने मालिक्यूल बने हैं पायरुवेट के? 2 मालिक्यूल बने हैं, तो एक मालिक्यूल में कितने कार्बन हो गए? 3। उसके बाद है द प्रोसेस बाय विच 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट इनटू मालिक्यूल ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड। ये JSMV का क्वेश्चन है। अब देखें, द प्रोसेस बाय विच 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मालिक्यूल ग्लूकोज का 2 मालिक्यूल पायरुवेट्स में ब्रेक हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस, जो अभी हमने पढ़ा है। और ये क्वेश्चन, द ओवरऑल रिएक्शन फॉर ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लूकोज हमें मिला है, 2 NAD हमने दिए हैं, 2 ADP हमने दिए हैं, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट हमने दिए हैं। यील्ड्स क्या बनेगी? आप देखें, 3 पायरुवेट बन सकते हैं? नहीं। 1 पायरुवेट बनता है? नहीं। 4 पायरुवेट बनते हैं? नहीं। मतलब कंफर्म ऑप्शन कौन सा सही है? C। द स्टेप 4 ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ द फ्रक्टोज 1,6 डिसफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट बाय द एंजाइम टू 2,3 कार्बन शुगर दैट आर डाइऑक्सी एसीटोन, एक दब सही है, और दूसरा ग्लाइसराइड 3 फास्फेट सही। तो यही सही ऑप्शन होगा। और उसके बाद है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 ग्लूकोज मालिक्यूल प्रोड्यूस मतलब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज मालिक्यूल कितने ATP या कितनी प्रोडक्ट देता है हमें? 4 ATP सही है। 2 ATP नहीं देता, 4 ATP देता है। मैंने आपको सिखाया 2 स्टेप, एक 7 स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ATP, एक लास्ट स्टेप 10। तो इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो 4 ATP देता है, 2 NADH देता है, 2 क्या देता है? पायरुवेट मालिक्यूल्स। उसके बाद है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सीजन प्रोडक्ट है? नहीं। ग्लूकोज प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस की? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं। ATP है? बिल्कुल सही है। तो ये ATP इसमें सही है। फिर क्या है कि इन ग्लाइकोलाइसिस विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। मैंने आपको बताया ये दोनों जो 4 ATP बन रहे हैं ना, ये 4 ही ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन पे बन रहे हैं इस रिएक्शन में। तो ये किसका पूछ रहा है कि ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट 3 फास्फोग्लाइसरेट में चेंज हो रहा है, तो उस पर कौन सी एंजाइम एक्ट कर रही है? फास्फोग्लाइसरेट काइनेज, ठीक है, ये याद रखें, फास्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम एक्ट कर रही है। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरेशन। इट डायरेक्टली ट्रांसफर ए फास्फेट ग्रुप टू ADP टू फॉर्म ATP। इट अकर एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म, नहीं, लाजमी नहीं कि साइटोप्लाज्म हो, बाहर भी हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती है। इट इज़ एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, गलत है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अलग प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में आपने कहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज की ज़रूरत है? नहीं है। और दूसरा है कि डायरेक्टली ट्रांसफ़र ए फास्फेट ग्रुप टू ATP, ये सही है, D ऑप्शन। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द फास्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट इन द ग्लाइकोलाइसिस एन एंजाइम, ये एंजाइम का पूछ रहा है कि फास्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कौन चेंज करता है? पायरुवेट काइनेज। ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। टेक्स्ट मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहे तो नंबर पे मैसेज कर सकता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड।